वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, ये क्रैश कोर्स चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू का। जो क्लास है, ये क्लास 9वां क्लास है। इससे पहले मैंने 8 क्लास आप लोगों को दे दिया हूं और ये 9वां क्लास है। 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। इसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि सप्ताह में आप लोगों को जो है मतलब कि 6 क्लास दूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, बीमार पड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं ले नहीं पाया। और मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मैं आप लोगों को मतलब कमेंट्स मतलब कि टेलीग्राम पे भी या चाहे अपना एगो यूट्यूब पे भी एगो पोस्ट भी नहीं कर पाया कि आप लोग को बता सकूं कि मेरी तबीयत खराब है, क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं जुमा के दिन जो है मतलब कि क्लास ले लूंगा। इसको पूर्ण करने के लिए क्या करूंगा कि जुमा वाले दिन भी मैं एक क्लास अपलोड कर दूंगा बना के। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये क्लास जो है 9वां क्लास है। इससे पहले मैंने 8 क्लास अपलोड कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 1 के लिए, 2 के लिए या 3 के मतलब कि क्लास 1 टू 5 के लिए, 6 टू 8 या आपका 9th या 11-12 के लिए। ठीक है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये चैनल मुफ़ीद है। आप इससे जुड़ सकते हैं। क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। और उसके बाद जाके ये जो आपका जितना भी अभी चल रहा है, ये 3 पार्ट के अंदर चल रहा है। P1 P2 के अंदर, P3 के अंदर। P1 के अंदर आप लोगों को पता चल गया है कि उर्दू अदब के 20 क्वेश्चन लिया जा रहा है। P2 के अंदर जो है अब तक बीपीएससी ने जितना क्वेश्चन पूछ रखा उसको लिया जा रहा है। अब P3 के अंदर क्या है कि आपको 2 मुसन्निफ़ का हालत ज़िंदगी चाहे उससे रिलेटेड जो अहम पॉइंट आता है वो लिया जा रहा है। ठीक है? ये मुकम्मल होने के बाद जो मतलब कि एक नोट इसी बेस पे नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मतलब कि मैं आप लोगों को उस नोट्स के बारे में भी बता दूँगा। और आई थिंक आप वो नोट्स जब पढ़ लोगे, मतलब कि अभी उसमें टाइम है मतलब कि बनाने के लिए। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल जितना भी क्वेश्चन पूछा है उस बेस पे एक्सप्लेन इस तरीक़ा से किया गया है कि टॉपिक आप लोगों का बहुत सा क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक तरीक़ा से समझिए कि नोटबुक करके एक तरीका मतलब कि शॉर्ट बुक बुक करके आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक साथी बोल रहे थे कि कौन-सा किताब जो है मतलब हम उर्दू अदब के लिए कौन-सा किताब मुफ़ीद हो सकता है? क्या हम जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? तो उर्दू अदब के लिए है कि अब देखिए, हर चीज़ आप मोबाइल से ज़्यादा वक़्त मोबाइल से पढ़ना चाहे लैपटॉप से पढ़ना, वो भी आपके लिए जो है मतलब नुकसानदेह भी हो सकता है। होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो वो नुकसानदेह ही हो जाता है। ठीक है? तो किताब से भी आपको आदत लगाना है, तो आप एससीईआरटी बुक पहले सबसे पहले आप एससीईआरटी को कवर कीजिए, उसके बाद जाके आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। ठीक है? और अगर इस मतलब कि इससे भी एक ही जगह पे आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिल जाए कॉम्बिनेशन करके, तो एक मतलब मैंने बुक देखा था, उस बुक का नाम था क्या नाम था उसका बुक का? तो उस बुक का मैंने देखा था, गुमान करके कुछ नाम था। अभी मैं बताता हूँ। हाँ, उस बुक का नाम था गुमान का मुमकिन। ठीक है? किताब का नाम क्या है? गुमान गुमान का मुमकिन। ठीक है? ये प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी बेस पे जो एग्ज़ाम आर होता है उसके लिए बनाया गया है। और उसके बाद जाके ये जो जीआरएफ आर का जो मतलब कि एग्ज़ाम होता है उस बेस पे बनाया गया पीएचडी आर का। लेकिन कंटेंट अच्छा है। उर्दू अदब के लिए ये जो बुक मैंने देखा बहुत अच्छा बुक है। आप इसको जो है मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट करके आप मँगवा सकते हैं और इससे स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर देखा है मैंने, बहुत अच्छे तरीक़ा से इसमें दिया गया है। ठीक है? इसका थोड़ा-सा मैं मतलब कि पीडीएफ जो है इस बुक का जो थोड़ा-सा मैं डेमो पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। आप लोग देख लीजिएगा, जिसको अगर खरीदने का होगा तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ मिल जाएगा आपको। हो सकता है कि किसी बुक के दुकान पे भी मिल जाएगा, या नहीं तो ऑनलाइन आप मँगा सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, बगैर किसी देरी के अब हम लोग क्या करते हैं कि क्लास शुरू करते हैं। ठीक है? तो आज जो है मतलब कि चलिए, शुरू हम लोग कर लेते हैं। तबीयत भी अभी भी मतलब अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पाया है तबीयत ठीक। ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं कि पहला यहाँ पे पॉइंट लिया ये गया कि उर्दू शायरा का पहला तज़किरा निगातुल शायरा, यानी कि कहा जाता है किसको? मीर तकी मीर को कहा जाता है। यानी कि उर्दू शायरा का पहला तज़किरा निकात जो कहा जाता है एक तरीक़ा से, तो वो मीर तकी मीर को कहा जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो उर्दू की पहली तनकीदी किताब,
उर्दू की सबसे पहली तनकीदी किताब क्या है? तो किताब का नाम, किताब जो है मुकदमा है ना। तो मुकदमा नामा करके किताब है जी, जो उर्दू की सबसे पहली किताब है शेर व शायरी का, है ना। तो ये जो इसका मुकदमा नामा जो मोहम्मद मौलाना हाली ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब का नाम क्या था, तो मुकदमा नामा। और ये इसके जो जो मुसन्निफ है, शायर जो है वो कौन है? मौलाना हाली है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यादगार गालिब, ये एक किताब है, यादगार गालिब और हयात जावेद, ये दो को किताब की बात हो रही है। एक तो किताब है यादगार गालिब, दूसरी किताब है क्या? हयात जावेद। तो ये दोनों के मुसन्निफ जो है मौलाना हाली है। कौन है? मौलाना हाली है। चौथे पॉइंट की बात करें तो सैरुल बयान, बयान के खालिक जो है मीर हसन को कहते हैं। किसको कहते हैं? सैरुल बयान के खालिक कौन है? मीर हसन है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो इब्न बतूता के, है ना, ताकुब में, है ना, इब्न बतूता के ताकुब में जो है इब्न इंसा का सफर है। किसका सफर है? इब्न इंसा का सफर है। ठीक है, चलिए छठे पॉइंट की हम बात करें यहाँ पे। 6 नंबर की पॉइंट की बात करें तो 6 नंबर की तज़किरा और गुबारे खातिर। एक हो गया जाके तज़किरा, दूसरा हो गया गुबारे खातिर। ठीक है, जो खतूत है आपका, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसानीफ है। किसका है? मौलाना आज़ाद की तसानीफ है। ठीक है, चलिए सातवां पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा कि रिसाला असबाब बगावत हिंद। रिसाला एक असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ जो है सर सैयद अहमद खान है। उसके बाद चलिए 8वें नंबर का पॉइंट देखे तो बल्हे शाह, है ना। बल्हे शाह का असल नाम जो था सैयद अब्दुल्ला है। क्या है? सैयद अब्दुल्ला है। 9वें पॉइंट की बात करते हैं उर्दू के पहले मोरख, है ना, उर्दू के पहले मोरख का नाम जो था राम बाबू सक्सेना है। क्या नाम है? राम बाबू सक्सेना। उसके बाद 10वें पॉइंट की बात करें तो उर्दू की पहली ग्रामर, उर्दू की पहली ग्रामर जो है इंसाया उल्लाह खान ने लिखी थी। तो उर्दू की सबसे पहली ग्रामर किसने लिखी थी? तो इंसा उल्लाह खान ने लिखी थी। 11 नंबर की खतूत निगारी के बानी, खतूत निगारी के बानी जो है तो रज्जब अली बेग सुरूर है। ठीक है, कौन है? रज्जब अली बेग सुरूर। उसके बाद 12 नंबर का है कि उर्दू की पहली तवील तरीन नज्म जो है, यानी कि तवील का मतलब एक तरीका से समझिए लॉन्ग, जो जो नज्म होता है, ठीक है। और मुख्तसर का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। तो तवील मतलब लॉन्ग, है ना। तो वो जो नज्म है उस वो कौन सा नज्म है? महाभारत है ना। उर्दू की तवील तरीन नज्म कौन है? महाभारत है। कौन है? महाभारत है। आगे 13 नंबर की बात करें तो आजाद नज्म के बानी, एक नज्म है यानी कि आजाद, उसके बानी कौन है? नून मीम राशिद है। क्या है? नून मीम राशिद। उसके बाद देखिए 14 नंबर की पॉइंट की बात करें हम, 14 नंबर के पॉइंट की बात करें तो सैयद अहरार, तो सैयद अहरार जो ये जो लक़ब है किसका है? तो हज़रत मोहानी को मिला था। सैयद अहरार का लक़ब किसको मिला था? तो हज़रत मोहानी को मिला था। किसको? हज़रत मोहानी को। 15 नंबर का कि हाफिज जालंधरी, हाफिज जालंधरी जो है को शायर इस्लाम कहा जाता है। शायर इस्लाम किसको कहा जाता है? हाफिज जालंधरी को कहा जाता है। 16 नंबर की बात करें तो पहला साहब दीवान शायर जो है वो कुली कुतुब शाह है। कौन है? कुली कुतुब शाह। 17 नंबर की बात करें तो अहले लाहौर को जिंदा दान, है ना, लाहौर, है ना। अहले लाहौर को जिंदा दान, लाहौर का लक़ब जो है सर सैयद अहमद खान ने दिया था। ठीक है, अहले लाहौर को जिंदा दलान लाहौर, है ना। अहले लाहौर को जो है जिंदा दलान लाहौर का लक़ब किसने दिया था? तो सर सैयद अहमद खान ने दिया था। 19 नंबर का कि अल्लामा इकबाल अपने आप को मौलाना रूम का शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करते थे। क्या करते थे? फ़ख्र महसूस करते थे। ठीक है। 19 नंबर का है कि संस्कृत और फारसी, संस्कृत और जो है फारसी जो है ऐसा, है ना, बड़ा अजीम की ज़बानें हैं। किसकी? बड़ा अजीम की ज़बानें हैं। उसके बाद है 20 नंबर की संस्कृत पर सगीर में मुख्तलिफ खुत्तों में, है ना, यानी कि संस्कृत पर सगीर में मुख्तलिफ खुत्तों में मुख्तलिफ वक्तों में क्या किया था? 2 मरतबा दरबारी ज़बान बनी थी। तो ये जो है ना, मतलब कि संस्कृत बरसगीर जो थे वो जो है मुख्तलिफ वक्तों में जो है 2 बार जो है क्या बने थे? दरबारी ज़बान बने थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है
ये आप लोग देख लीजिए। जैसे कि एक साथी है जो मतलब बिलाल भाई जो है, उसने कहा कि मतलब जो है 11-12 का ग्रामर कराइए। तो अब मैंने बता दिया आपको कमेंट्स करके कि आप थोड़ा इत्मीनान रखें। मैं सारे जितना भी है मतलब 1 to 5 के लिए 6 to 8, 9th या 11-12 जो भी ग्रामर पूछा गया सबके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप सिर्फ ये चीज आप लेके ना चले कि हाँ अगर हम 11th-10th की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो है 9th-10th के ग्रामर को नहीं देखेंगे, 6 to 8 के ग्रामर को नहीं देखेंगे, 1 to 5 के ग्रामर को नहीं देखेंगे। तो ये आपके लिए मतलब मुफीद साबित नहीं हो सकता, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं बल्कि 100% है कि नुकसानदेह ही होगा। अगर आप मतलब कि क्योंकि देखिए ग्रामर का मतलब एक ही है ग्रामर, बस लेवल थोड़ा से अलग है। अब क्या ज़रूरी है, हो सकता है कि एग्ज़ामिनर इतना हार्ड मान लीजिए कि हार्ड पूछा है, एग्ज़ामिनर लो पूछ दे, तो आपको बेसिक चीज़ भी तो जानकारी होना चाहिए ना। तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, मैं सबको कराऊँगा, सबको धीरे-धीरे करा रहा हूँ। अगर आप क्लास 1 से देखते तो शायद आपको वहाँ पे पता चल जाता कि सबसे पहले आई थिंक 1 क्लास 1 के अंदर मैंने 11-12 का ही शायद उठाया था कि 9th-10th का उठाया था। तो ठीक है, तो मैं वहाँ पे सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो बगैर किसी देरी का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 जो आपका टीआरई 1 के अंदर जो जो उर्दू ग्रामर क्वेश्चन पूछा गया था 11-12 के अंदर वो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन जो लिया गया था 41 नंबर पे दिया हुआ था। 41 नंबर में पूछा गया था क्या वह नमरूद की खुदाई थी, है ना? बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो क्या को क्या कहेंगे? आई थिंक इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था और उसका आंसर मैंने इस्तेफ़ाम बताया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इस्तेफ़ाम का मतलब ये होता है कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तब वैसा कंडीशन में देना है, ठीक है? तो तब आ जाएगा जाके, ठीक है? तो ये जो क्या जो अभी जो यहाँ पे यूज़ किया गया है मतलब इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो क्या जो इस्तेमाल किया गया है, तो हुर्फ़ ताज्जुब के ऊपर किया गया है, किसके ऊपर? ताज्जुब के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नफ़रीन का मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है? हुर्फ़ नफ़रीन उसको कहा जाता है कि जो मतलब कि ऐसा हुर्फ़ जिससे नकारा जाए, ऐसा हुर्फ़ जिससे मना किया जाए, वो नफ़रीन के अंदर आता है। इस्तिफ़हाम का मतलब ये होता है कि ऐसा हर्फ़ या लफ्ज़ हम कह सकते हैं जिससे सवाल पूछा जाए। तो बल्कि यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा रहा था मतलब एक ताज्जुब को इज़हार किया जा रहा था। इसलिए यहाँ पे जो क्या जो इस्तेमाल किया गया है वो हुर्फ़ ताज्जुब की बुनियाद पर इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 42 नंबर पे। 42 नंबर पे यहाँ पे ये पूछा गया कि दर्द मंद है ना? यहाँ पे उसके ऊपर जो आपका आ जाएगा कष्ट दवा ना हुआ, ठीक है? मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। यानी कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि ये आपका एक मिसरा हुआ, एक मिसरा हुआ। इसको मिसरा कहा जाता है ना? गज़ल का या कसीदे का हर एक लाइन मिसरा ही कहलाता है। अब ये दोनों जब मिल जाएगा ना तब आपका शेर कहलाएगा। तो एक शेर हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो अब यहाँ पे से ये पूछा जा रहा था कि इसके अंदर जो है अब देखिए, पूछा गया कि अच्छा और बुरा में कौन-सा रिश्ता है? तो अच्छा और बुरा के अंदर कौन-सा रिश्ता है? तो देखिए किसी भी गज़ल या मतलब समझ लीजिए कि किसी भी शेर के अंदर जब या आपका मिसरे के अंदर इस्तेमाल लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में क्या आता है कि जब एक दूसरे के अपोज़िट रहता है यानी उल्टा रहता है, तो उसको हम लोग अ, इस तजाद के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? तजाद के अंदर रखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हुर्फ़ तजाद जो मतलब कि ये सनत तजाद जो होता है, वो कहा जाता है कि ऐसा मतलब कि ऐसा लफ़्ज़ हो गया, जो मतलब कि एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोज़िट में जाते हैं। ठीक है? एक दूसरे के क्या हो? ज़िद हो। तो यहाँ पे ज़िद के ही बारे में पूछा जा रहा था। अब बात ये आता है कि सिफ़त मौसूफ़, तो मौसूफ़ नहीं आएगा, मौसूफ़ इसलिए नहीं आएगा, आप लोग पढ़े होंगे मौसूफ़ के बारे में, एडजेक्ट या मतलब कि विशेषण हिंदी में जो जिसको हम लोग कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, यानी कि जब तक यहाँ पे सिफ़त नहीं आएगा तब तक मौसूफ़ का भी ज़िक्र नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कहा कि जैसे मान लीजिए, हमने यहाँ पे कहा काला
और उसके बाद जाके किसी का नाम दे दिए काला राजा। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये सिफत है क्या काला, उसके बाद जाके ये आपका सिफत है, ठीक है। ये जो राजा जो हो गया ना, अब जाके ये मौसूफ हो गया। मौसूफ उसको कहा जाता है जिसकी विशेषता मतलब कि जिसकी खूबी बताई जाए, यानी कि जिसकी सिफत बताई जाती है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सिफत का कोई ज़िक्र यहाँ पे कहीं पे किया नहीं गया था, तो ऐसा कंडीशन यहाँ पे बना नहीं है, इसलिए सिफत मौसूफ नहीं होगा। मफ़ऊल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब इस पे कोई काम हो, तो किसी पे यहाँ पे काम का ज़िक्र नहीं किया गया, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, अब मौसूफ भी नहीं आएगा। तो सिफत या मतलब सनत हम लोग तजाद के अंदर रखेंगे, क्योंकि तजाद जो होता है आपका ये जो आता है किसके अंदर आ जाता है, जो एक दूसरे के जिद हो, क्या होना चाहिए, जिद होना चाहिए। तो ये अगर किसी भी असार के अंदर में आपका मतलब कि जिद लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब है कि वो जो लफ्ज़ जो है क्या है, मतलब वो जो आपका लफ्ज़ क्या बन जाए, मतलब कि वो अशार क्या किसके अंदर चला जाएगा, तजाद के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं 7 के ऊपर एक बार अच्छे तरीका से जो मतलब क्या, क्योंकि मेरे को 50 से 60 लेना है, आई थिंक ये 12-13 क्लास में ही आपका जो है कंटेंट यहाँ पे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12-13 वीडियो में ही आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि जैसे टीआरई 1 के अंदर, तो टीआरई 1 के अंदर 1 to 5 पूछा गया है ना, 6 to 8 तो था नहीं, 9 10 था। उसके बाद जाके आपका क्या था, 11 12 था। तो 3 गो यहाँ आया, लेकिन 9 10 में डबल था वहाँ पे, तो मान लेते 2 गो ये, तो 4 गो ये हो गया ग्रामर का कंटेंट। फिर टीआरई 2 में अब उठा लेंगे तो 1 to 5 हो गया, उसके बाद जाके 6 to 8 हो गया, 9 10 हो गया, 11 12 हो गया, तो 4 गो ये हो गया। तो 4 क्लास ये, 4 क्लास ये हो गया। उसके बाद फिर 3 में देखेंगे तो 1 6 वाला ले लीजिए, 9 10 ले लीजिए, तो इसमें भी 4 गो आ गया। तो टोटल 12 क्लास बनता है। 12 क्लास के बाद आप लोगों का जो पीपीएससी ने अब तक जो पूछ रखा, वो क्वेश्चन आप लोगों का दिखा दिया जा रहा है कि किस तरीका से सवाल पूछा जा रहा है, और इसी बेस पे हम सबको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। अब जो यहाँ से आप लोगों को क्लास जो मिलेगा, जब ये 12-13 क्लास आपका हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेगा, तो हर टॉपिक का आपका सिर्फ यही नहीं कि हम लेक्चर दे के आपको मतलब कि समझाएंगे ही समझाएंगे, साथ में आप लोगों के लिए पीपीटी हम लोग मैं तैयार करके भी लेके आऊँगा, और आप लोगों को जो है मतलब कि मटेरियल के तौर पे वो चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे बगैर किसी देरी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आ गया। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग बात करें कि सबक सबक याद करो 143 में, कि सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है। तो फेल माजी की बात हो रही, फेल हाल, फेल अमर की बात हो रही, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी सबक याद करो, तो हम लोग इसको किसके अंदर रखेंगे, फेल अमर के अंदर रखेंगे। किसके अंदर, फेल अमर के अंदर। क्यों, क्योंकि फेल अमर के अंदर का क्या कंडीशन है कि इसमें हुक्म दिया जाता है। क्या किया जाता है, हुक्म दिया जाता है, यानी कि जिस फेल से हुक्म दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेल अमर के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको किसके अंदर रखेंगे, या सबक याद करो, एक तरीका से हुक्म दे रहा है। अच्छा, आपका दरखास्त की बात होगी तब दो कंडीशन आपका बनेगा, अगर दरखास्त किया जाएगा, है ना, पानी मिलेगा, है ना। तो पानी मिलेगा तो आपको यहाँ पर से पता ये चल रहा है कि पानी मिलेगा, आप दरखास्त कर रहे हैं, एक गिलास पानी दो, है ना। तो एक गिलास पानी दो, इसका मतलब है कि मैं बैठ जाऊं, तो ये देखिए कि आप दरखास्त कर रहे हैं उससे, है ना, आज्ञा ले लें एक तरीका से, ऑर्डर तौर से, है ना। इसलिए हम इसको फेल अमर के अंदर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 44 नंबर का देखते हैं, तो क्या आता है। 44 नंबर का ये है कि बहते हैं तेरे साये में सब सेको ब्राह्मण। अब साये के क्या माने हैं, तो साये के माने यहाँ पे मस्किन आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं यहाँ पे 45 नंबर पे, कि गर्मी से मज तरफ था जमाना जमीन पर, भून जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। अब बोला जा रहा है कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल किया गया है। तो इस शेर के अंदर जो सनत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा चढ़ाने की बात हुआ है ना, कि अब जिस
चीज के अंदर बढ़ा चढ़ा के जब बात किया जाता है तो उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, मुबालगा के अंदर रखेंगे। लेकिन बीपीएससी जो है वो इसको तरजीह के अंदर रखा है कि हाँ यहाँ पे एक तरीका है तरजीह के अंदर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि तरजीह हो गया जाके, मैं बता रहा हूँ मुबालगा ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात किया गया है ना। और बीपीएससी ने इसको जो माना है तो वो जो आपका क्या माना है, इनमें से कोई नहीं माना है, सॉरी ए नहीं बल्कि इनमें से कोई नहीं माना है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन नंबर ई ही मान के चलेंगे कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब आगे यहाँ पे ये 46 नंबर का कि अबीद क्या है। अबीद अबीद क्या है, अब यहाँ पे इसमें भी एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये पैदा किया है कि अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पूछा गया अबीद क्या है, तो अबीद जो यहाँ पे कहा ये गया है कि बीपीएससी इसको ऑप्शन नंबर ई माना है। क्या माना है, ई माना है, तो जो कि आपका ई नहीं होना चाहिए, है ना। अबीद अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें मार्फा के अंदर हम लोग इसको रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसको मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीपीएससी क्या किया, इसको ई माना, ऑप्शन नंबर ई माना है ना। तो अबीद एक नाम का है, एक नाम है, और अबीद जब एक नाम है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इसम मार्फा के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो भी आपका मतलब कि क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको ई मान रहा हूँ, बीपीएससी ने जो बना के आंसर की दिया उसको ये मान रहा, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जो भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है उसका सेपरेट वीडियो बना के मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आखिर क्यों मान रहा है, ये क्यों होना चाहिए, चाहे गलत है, किस तरीका से गलत है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है ना, लश्कर कश वो ताजदार था वो, दुश्मन कश तो वो शहरयार था वो। अब यहाँ पे कश तो यहाँ पे दो चीज का बात आया क्योंकि एक पे जबर है, एक पे पेश है ना, पेश एक पे जबर है, ये इस तरीका से है। तो जेर, जब जेर वाले का क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कि अगर देखा है तजाज तो नहीं होगा क्योंकि जिद की बात हुई है ना। और यहाँ पे जब आप देखिएगा तो इसके जो माने होता है, अगर जिसके ऊपर हम लोग जबर रखते हैं, तो जबर जब रख देते हैं तो जबर का मतलब यहाँ पे अगर जैसे कि मान लीजिए, इससे पहले भी आई थिंक मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, इसके ऊपर अगर जबर देते हैं तो इसका मतलब होता है खींचने वाला। ठीक है, खींचने वाला होता है। और ये कुछ यानी पेश जब रहेगा इसके ऊपर तो इसको तब हम कहेंगे यानी कि मार डालने वाला। ठीक है, मारने वाले को वहां पे लेके चलेंगे, खींचने वाला, मारने वाला। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे कि बीपीएससी ने जो आपका 47 नंबर का माना है, तो बीपीएससी ने क्या माना है 47 नंबर का, अगर देखा जाए यहाँ पे तो हुस्न तालील माना है। ठीक है, और जबकि तहलील के अंदर क्या आता है कि अगर तहलील की हम बात करें तो तहलील के अंदर क्या किया जाता है कि किसी भी किसी और चीज का जो मतलब कि एक तरीका से पसंदीदा इल्लत जो होता है उसको बयान करना जो हकीकी इल्लत ना हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज है उसका जो आपका जो है जो दिखाई दे रहा है ना, होता है ना कि कोई इंसान जो मतलब देखने में कुछ और रहता है लेकिन हकीकत में वो कुछ और रहता है, तो वो हकीकत पता ना चले, तो लेकिन जो दिखाई दे रहा है वही जाहिर करे, तो वैसे में आपका हुस्न तालील के अंदर आता है। ठीक है, तजनीस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तजनीस के अंदर हुर्फ तजनीस के अंदर क्या होता है कि देखने में मतलब कि इसका क्या होता है, हुर्फ तजनीस के अंदर तजनीस हर्फ के अंदर क्या आ जाए, एक तरीका से तजनीस वाला कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि देखने में या मतलब कि इसका हरकत व सुकूनात एक ही होता है, यानी देखने में एक ही लगेगा। ठीक है, देखने में क्या लगेगा, एक ही लगेगा, लेकिन माने जो रहता है इसका मुख्तलिफ रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब जैसे कि मान लीजिए कि ये कस कुस यानी कि एक तरीका से एक ही है तो हम इसके अंदर लेके चल सकते हैं, लेकिन बीपीएससी का सही जवाब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। अब क्यों है ये, तो इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, आंसर की इससे पहले जो मैं जो मतलब आप लोगों को वीडियो बना के दिया था
जो आप लोग का TR1 करके जो स्टार्ट किए थे वीडियो, तो उसके अंदर मैंने अपने जहाँ तक मेरी मतलब की समझ थी, जानकारी था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जब बीपीएससी का जो आंसर की मैंने देखा, तो उसमें बहुत सा चीज़ हमको जो गलत भी लगा। ठीक है? अभी देखिए ऐसा-ऐसा चीज़ आप लोगों को गलत लगेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये तो थोड़ा-सा हार्ड है, जिसमें मतलब मान लीजिए कि आप लोग कर सकते हैं। एकदम ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन भी जो है बीपीएससी ने मतलब गलत वे में उसका आंसर दिया। फाइनल आंसर की के अंदर देखा गया तो। ठीक है? तो कोई बात नहीं, मैं उस पे मतलब कि मैंने बता दिया कि सेपरेट वीडियो करके वहाँ पे मैं इसको क्लियर करूँगा इस सब चीज़ को। चलिए देखिए, ये भी अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन के अंदर वही है, लफ्ज़ अफ़ज़ल। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ़ अफ़ज़ल की बात किया। तो अफ़ज़ल एक नाम है, ठीक है? इसको हम अगर लेके चले, तो जब एक नाम है तो एक का मतलब आपका क्या होना चाहिए? मौसूफ़ तो आएगा नहीं, क्योंकि जब तक सिफ़त की बात ना हो तब तक हम मौसूफ़ ले नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें तफ़सील ये भी होगा नहीं। ठीक है? अब यहाँ पे बात ये आता है कि इस्म नकरा, एग्ज़ामिनर के बीपीएससी क्या किया, इसी को माना है। अब बताइए नकरा का मतलब, यानी नकरा आपका कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक के अंदर, तो क्या अफ़ज़ल को आप ले सकते हैं इसके अंदर? नहीं ले सकते ना। तो ये आपका नहीं हो सकता। ये देखिए एकदम ये मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर भी अब क्यों लिया गया, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। ठीक है? वैसे बीपीएससी इसको माना है, लेकिन आई थिंक जो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए। ठीक है? मैं ई को मान के चल रहा हूँ, लेकिन बीपीएससी इसको जो ए माना है। तो मैं जो है इसको जो है इसके ऊपर अलग से जो आप लोगों को चर्चा कर लूँगा। ठीक है? चलिए, आगे यहाँ पे देखिए 49 नंबर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नज़्म के लग़वी माने क्या है? तो नज़्म के लग़वी माने जो शायरी करना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो कुछ है ना, लग़वी माने पूछा जा रहा था खाली। 50 में देखिए अब यहाँ पे है कि खालिक ने दिए थे 4 फ़र्जंद, आकिल, दाना, ज़की, ख़र्दमंद। अब बोला कि 4 जंदर की मिसरों में, ये सॉरी 4 फ़र्जंद की मिसरों में मिसरा सानी में 4 सनतें तरतीब से बयान हुई है। ठीक है? बयान हुई है, बताइए कौन-सी सनत है? अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन-सी सनत है जो 4 तरीका से मतलब कि तरतीब से बयान किया गया। तो ये जितना भी चीज़ है ना, तर्ज़ी हो गया जाके या लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब हो गया, या लफ़ व नस्र मुरत्तब हो गया। तो ये सभी के अंदर जो है मतलब कि सभी के अंदर कहते हैं, ये 2 ठो आपके अंदर जो है ना 4 मिसरों वाली रहती है ना आपका। तो रबाई जो मतलब कि आपका ये जो आ गया जाके, तो इसकी ये 2 ठो आपका जो है ना 4 मिसरे के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 का नहीं आएगा, 2 के अंदर आएगा। ठीक है? चलिए। मकाबिर क्या है? अब देखिए यहाँ पे मकाबिर का पूछा गया है यहाँ पे, तो मतलब 51 का। तो मकाबिर क्या है? कब्र की जमा तो कबूर होती है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं। ये मकबरा की जमा मकाबिर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया जाके 52 का, है ना? बहीरा, बहीरा क्या है? तो बहीरा क्या है? तो बहीरा जो एक तरीका से आप समझिए, यहाँ पे इसको देखा जाए 52 का अगर देखा जाए, तो बहीरा बहर की जमा भी है और बहर की तज़कीर भी है। तो ये दोनों चीज़ के अंदर लेके जब चला जाएगा, ये भी आपका और ये भी, ये भी और ये भी, तो ये दोनों को जब लेके चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आगे यहाँ पे ये है कि हर साख है शगुफ़ा कारी, समर है समरा है कलम का हमबारी। शेर का मौजू क्या है? तो शेर का मौजू क्या है? यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस हो गया यहाँ पे, कि आपका जो है क्या होना चाहिए था, एक ऑप्शन ही यहाँ पे छोड़ गया है ना। चलिए अभी हम देख लेते हैं, ये आपका TRE1 का 11-12 का था ना क्वेश्चन। तो 11-12 में क्या था देख लेते हैं, 53 नंबर। तो
चलिए 53 नंबर में दूसरे नंबर पे जो यानी ये 53 ही का है ना। हाँ, एक में साख ये हो गया, दूसरे में हमद है। चलिए दूसरे में हमद है, तीसरे में नात, ठीक है, एक से ज्यादा। तो चलिए 53 का जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक हमद से है। इस शेर का मौजू क्या था? हमद था, यानी खुदा के बारे में वहाँ पे जिक्र हो रहा था। तो जहाँ जब भी जिस नज्म के अंदर में आपका खुदा की जिक्र किया जाता है तो वो तो हमद के अंदर आएगा। चलिए 54 नंबर का है कि है ना, करता है दो जबान से यकसर, हमद में हको मदहत पायंबर। इस शेर में यकसर के क्या माने? तो यकसर के माने एक फर्द होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका 54 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे कि जिन हुर्फों की मदद से बामाने जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे? बामाने जुमले जो बनता है आपको जो है इसमें से सभी से बनता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो जुमले बनाना है, तो जुमले बनाने के लिए ही तो मतलब कि कोई चीज को जोड़ेंगे वहां पे, तब न जाके आपका ये होगा। तो जितना भी आपका हर्फ है, जो हर्फ के आपका अक़साम है, तो वो सारा का सारा आपका जुमले में ही बनने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 56 का कि आसमान से बातें करना, ऐसे क्या मुराद है? तो आसमान से बातें करना 56 का, तो ये हो जाएगा बहुत मगरूर होना, ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 57 नंबर का, जानबूझकर अनजान जान में जान आना से क्या मुराद है? अब देखिए यहाँ पे जान में जान आने से जो जान में जान आना से क्या मुराद है, तो आई थिंक इसका जो 56 57 का, हाँ 57 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। तो जान में जान आना यही होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर में क्या पूछा है। 58 नंबर में ये कह रहा है कि मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा ना मांग। ठीक है, और इसके नीचे अंडरलैंड है, अंडरलैंड के इसी के बारे में पूछा गया है कि ए, यानी ये जो ए है, तो खुदा के लिए यहाँ पे आया क्या है। तो ए के बारे में पूछा गया कि ए क्या है, कौन सा हर्फ है ये? हर्फ जो है तासिफ है, या हर्फ इस्तिफाम है, या हर्फ नदा हो गया, या इनमें से कोई नहीं है, या एक से ज्यादा है। तो देखिए जब भी किसी चीज को पुकारने के लिए जिस हर्फ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हर्फ नदा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहते हैं ओ जी, है ना। तो ये जो ओ हुआ ना, तो ये ओ आपका बन गया हुर्फ नदा के अंदर चला जाएगा। उसी तरीका से हम कहते हैं अरे लड़के, अगर हम यहाँ पे बोले अरे लड़के, तो अरे लड़के पुकारने के लिए जिस हर्फ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस हर्फ को क्या कहा जाता है? हर्फ नदा कहा जाता है। तो ये यहाँ पे अरे जो हो गया ना, आपका हर्फ नदा के अंदर चला गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 58 के बाद 59 नंबर का देखते हैं। 59 नंबर में ये कहा गया कि सब, यानी बड़े सीन से जो सब के मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे मुतरादिफ का मतलब सैनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो सब का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर एक लील, रात, कमर, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब का जो पर्यायवाची लील भी होता है और जाके रात भी होता है, कमर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसका जब एक और दो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आ रहा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 60 नंबर का देख लेते हैं। 60 नंबर में ये पूछा गया कि जुमले में अगर फेल का आ, आ, फेल का जो है ना फाल मालूम हो, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी जिस जुमले के अंदर फेल का फाल मालूम हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपका ये फेल लाजिम कहा जाता है, या फेल नाकिस कहा जाता है, तो या फेल मारूफ कहा जाता है, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये कि फेल जो लाजिम जो होता है ना, तो यानी वो फेल कहलाता है जिसका आपका जो है जिसका माने साफ जाहिर हो जाए। जैसे कि वो जैसे कि
गया, आया, सोया, हंसा, बोला, इस तरीका से अगर फेल रहेगा तो वो फेल लाजिम के अंदर आ गया। और फेल नाकिस का मतलब होता है किसी चीज का होना। ये एक तरीका से फेल नाकिस को आपको लेके चलना। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे एचबी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जो मीनिंग जो सेंस निकालते हैं, तो वही जैसे कि इज हम पढ़े तो इज का हिंदी अगर हम ले सकते तो है, और उर्दू में है ले सकते। तो ये जो है ये एक जो है आपका किसी चीज को होने की हालत को दिखा रहा है, इसलिए हम इसको फेल नाकिस के अंदर रखेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा था कि जिसका फाल मालूम हो। फाल का मतलब ये होता है कि फाल किसको कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट को कहा जाता है, यानी कर्ता को कहा जाता है। तो सब्जेक्ट जो होता है ना उसी को फाल कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है, आप लोग पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव पैसिव वॉइस आप लोग पढ़े होंगे। तो एक्टिव पैसिव के अंदर क्या होता था कि आप लोगों को वहां पे दिया गया होगा, है ना। तो एक्टिव पैसिव जिस तरीका से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वही आपका जो हो जाता है, मतलब कि ये वॉइस के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो दो तरह का आपका फेल निकल के आता है ना। तो एक एक्टिव एक पैसिव वॉइस करके। तो सेम कंडीशन यहाँ पे फेल मारूफ और फेल एक मजहूल होता है। ठीक है। तो उसमें देखा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे फेल मारूफ वो होता है जिसका कि आपका फाल मालूम हो, है ना। फाल मालूम होता है, यानी करने वाला जिसका मालूम रहेगा तो उसको हम लोग एक्टिव के अंदर रखेंगे, पैसिव के अंदर रखेंगे। तो उसी तरीका से आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है। तो फेल मारूफ जो आपका ये आता है तो इसका फाल मालूम होता है, यानी कि फाल इसका क्या हो जाएगा, मालूम होगा। तो जिसका फाल मालूम होता है ना, मालूम मालूम होता है तो वो फेल मारूफ होता है। जबकि बीपीएससी क्या किया है, ऑप्शन नंबर ई माना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मजहूल के अंदर ये चला जाएगा जिसका फाल मालूम है। यहाँ पे बोल रहा है कि मालूम हो, तो मालूम जब है तो इसका मतलब है कि ये फेल मारूफ। ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन बीपीएससी क्या किया है, 60 नंबर का जो माना है वो ऑप्शन नंबर ई माना है। क्यों माना है, किसके वजह से, वो आपको उस मतलब कि वो उसको समझ में ही आया कि ये फेल मजहूल का निशान है। क्या हो सकता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिखे हैं, हो सकता है मेरे टाइप करने में मिसिंग हो गया होगा। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वहाँ पे ना का जिक्र किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, 60 नंबर में देख लेते हैं हम। हम्म, चलिए। तो ये जो यहाँ पे आपका जो फेल में जो है यहाँ पे जब हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर में, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये आपका मालूम आ, मालूम है। तो एक तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है मतलब कि नहीं, ना का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये इस्तेमाल किया गया है कि जिसका फाल मालूम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है। तो उसको जिसका फाल मालूम होगा तो उसको हम लोग फेल मारूफ के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, मारूफ के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रख लेंगे, हम लोग फेल मारूफ के अंदर रख लेंगे। ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख ही लेते क्वेश्चन को क्लियरिटी करके। बीपीएससी TRE 1 11 12 क्वेश्चन नंबर 60 का, 60 में पूछा जा रहा है ना। चलिए, ये आपका बीपीएससी ने ई माना है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सी मान के चलना है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो हम लोग बना के उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ना होगा तो एक दो वीडियो के बाद ही मतलब कि काम कर लेंगे कर लेंगे इस पे। ठीक है। नहीं तो जो जो 12-13 को कोई जो मतलब कि जो क्लास आपका होने वाला है सीक्वेंस में, उसको होने के बाद मैं तब इस पे चर्चा कर लूंगा। ठीक है। चलिए, 61 नंबर में कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज माने में एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें उन्हें इस्तेलाह में क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा जिसका माने होता है तो उसको मुतरदिफ के अंदर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 62 नंबर का। 62 नंबर में ये कहा गया है कि गजल के अशआर में गजल के अशार माने
और सूरतें एक दूसरे से क्या होते हैं, पैवस्त होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है, जब पैवस्त होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो मैं चाहूँगा कि इसका, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के अंदर जो आप लोगों से चाहता हूँ कि एक उसका जवाब आप लोग दो कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप लोग का अभी तक एक भी जवाब मेरे को नहीं मिला है कि कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। मैंने आप लोगों को कहा कि गलत ही देना है दीजिए, लेकिन एक उसका जवाब दीजिए। तो इसको कमेंट सेक्शन में 62 नंबर का आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे वो 63 नंबर में पूछ रहा है कि मकूल, मकूल का हम माने क्या होगा? तो देखिए मकूल का जो हम माने होता है वो फितरत होता है। क्या होता है? फितरत होता है, फितरत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 64 का देख लेते हैं, जिंदगी का मुतरादिफ पूछ रहा है, तो जिंदगी का जो मुतरादिफ हो जाएगा, तो देखिए जीसत भी होता है और उसके बाद जीसत ही होगा। ठीक है, किस्मत नहीं होगा, मौत भी नहीं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, जीसत हो जाएगा जिंदगी का। जिंदगी का मौत, ये आपका ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा। 65 का देखा जाए तो यहाँ पे ऐप का मुतरादिफ क्या होगा, है ना? तो ऐब का देखा जाए तो ऐप का मुतरादिफ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन नंबर हुनर तो नहीं ये होगा, ऐप का हुस्न नहीं ये होगा, आपका हिकमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिकमत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 66 का देख लेते हैं, यहाँ पे जिद पूछा जा रहा है, इसको जल्दी से करके निकलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। रासत गोई की जिद क्या होगी? तो रासत गोई का जो जिद जो हो जाएगा 66 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, नेकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 66 के बाद 67 का अहवाल क्या है? तो अहवाल आपका देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने देखिए क्या किया। बीपीएससी जो इसका जो जो जवाब माना है, तो इसको देखिए है ना, अहवाल। अहवाल क्या है? तो अहवाल जो जमा अहवाल की नहीं, अहवाल की नहीं होगा। इसको बीपीएससी ऑप्शन नंबर बी इसको सही माना है। बीपीएससी जो है बी माना है कि लफ्ज फर्द है। चलिए ये हम मान सकते हैं, ये बात सही है कि ये जो अहवाल जो है ना, फर्द लफ्ज मुफरद है। मुफरद का मतलब होता है कि अकेला। क्या होता है? अकेला, अकेला। तो मुफरत के माने अकेला होता है। ठीक है कि ये लफ्ज अकेला है, इसको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन ये भी तो है ना, दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये भी तो है कि हाल की जमा भी तो अहवाल होती है ना, हाल की जमा अहवाल होती है। तो अब देखिए आपका ये भी है, ये भी है, तो जब एक से ज्यादा है तो इसको डी होना चाहिए ना आंसर। लेकिन बीपीएससी क्या किया, इसको बी माना है, इसको माना है। बीपीएससी का क्या, इसको माना है, लेकिन यहाँ पे डी होना चाहिए। तो इस सब चीज के ऊपर हम लोग वहां पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कमर। कमर का हम माने लफ्ज क्या हो जाएगा? अभी ऊपर में भी था, है ना? तो कमर का हम माने जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे 68 का क्या हो जाएगा कमर का? आ, कमर के लिए क्या ले लेंगे हम लोग? 68 का। ऐसा कीजिए, ये भी हम माने पूछा जा रहा, तो चलिए इसको कम से कम हो सकता है कि आप लोग का जहन में आए कि सर जब भारी क्वेश्चन हम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए एक तो हम माने भी दे आप लोगों का देख लेते हैं। मुतरादिफ एक तरीका से हम माने लफ्ज जो मुतरादिफ की तरह ही होता है, तो आप उसका जवाब दें। इसका भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप जवाब दें। चलिए इसमें दो दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे पूछा जाए कि ज़रबुल मिसाल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? तो ज़रबुल मिसाल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? तो यानी कि दूसरी इस्तिलाह के लिए जो हम यहाँ पे बोलेंगे, अब 69 का जो दूसरी इस्तिलाह जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज़रबुल मिसाल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे तो दूसरी इस्तिलाह तो हम इसको कहावत को ले सकते हैं ना। यहाँ पे तो अकॉर्डिंग क्योंकि दूसरा नाम तो इसका जो है ज़रबुल मिसाल का कहावत के अंदर आता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी यहाँ पे भी क्या किए हैं आपका, ऑप्शन नंबर ई माना है। क्या माना है? ई माना है, इसको भी माना है ना? जबकि आपका ये होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी क्या किया, इसको मान लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग वहाँ पे चर्चा कर लेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। जितना भी हम कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है जो भी ऑप्शन, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में क्लियर करेंगे। आगे देख लीजिए यहाँ पे रबाई शायरी की एक ऐसी सनत है जिसमें 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, रबाई में 4 मिसरे होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका कौन सा मिसरा जो होता है सबसे जानदार और रबाई की रूह समझा जाता है? तो रबाई की सबसे जानदार और मिसरा जो समझा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर एक पहले मिसरे को ही कहा जाता है। चलिए आगे की खाकसार। खाकसार के माने खाक की मानिंद होते हैं, है ना? खाकसार के माने खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोल चाल में इससे मुराद, उससे जो है मुराद
क्या लेते हैं, बोलचाल में क्या लेंगे हम मुराद, है ना। तो बोलचाल में जो लेंगे तो खाकसार का मतलब होता है अक्लमंद, है ना। 71 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे मामूली और आम बातों को तहरीरी व तकरीरी तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए। तो देखिए जब भी हंसी की बात आता है तो इसका मतलब है कि वो मजा आया है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल लगी की बात नहीं है ना। कह कह कहा, है ना, कह कहा, नहीं ये सब नहीं होगा। ये आपका बात हो जाएगा मजाहिया हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 73 का देख लेते हैं। 73 में क्या है कि नस्र में एक ऐसी सनद है जिसमें किरदारों, मकामलों और मनाजर के जरिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो एक जो कहानी पेश किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसको जो है ड्रामा कहा जाता है। जो कहानी जो पेश किया जाता है उसको ड्रामा के अंदर रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बुजुर्गाने दीन की तारीफ में की गई नज्म क्या कहलाती है। तो देखिए बुजुर्गाने दीन की तारीफ में से, हाँ इसमें भी देखिए एक तरीका से यहाँ पे भी बीपीएससी ने क्या किया है। बीपीएससी जो है इसको जो है आपका कितने नंबर का है, ये भी क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन है। 74 का, 74 का बीपीएससी माना है जाके ऑप्शन नंबर ई। क्या माना है, ई माना है। बीपीएससी माना है ई को, इसको माना है। जबकि देखिए बुजुर्गाने दीन की जब बात होती है तो वहाँ पे मुनकबत यानी कि मतलब सहाबा इकराम के बारे में चाहे बुजुर्गाने दीन के बारे में जिस नज़्म में जिक्र किया जाता है तो वो तो मुनकबत के अंदर आता है। मनाजात हो गया कि जिस नज़्म में खुदा से दुआ मांगी जाए, है ना, खुदा से दुआ मांगी जाए। और जिस नज़्म में खुदा की तारीफ की जाए तो वो तो हम्द है। और जिस नज़्म में जो आपका जो है मतलब कि दुआ मांगी जाती है वो मुनाजात है। अब बुजुर्गाने के दिन की जब बात आई है तो वहाँ पे मनकबत आना चाहिए। लेकिन बीपीएससी का क्या ऑप्शन नंबर ई को माना है। कैसे माना है, फाइनल आंसर की के अंदर दिया गया। तो चलिए इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखा जाए तो आपका बी होना चाहिए। अब चर्चा कर लेंगे हम लोग इस पे। 75 का देखिए यहाँ पे कि अलावा शहर के बैत के और क्या माने हो सकते हैं। यानी अलावा यानी शहर के बैत के अब के अलावा और क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या सही जवाब आपका होगा। तो 75 का जो अगर देखा जाए यहाँ पे तो सही जवाब जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका घर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 76 का देख लेते हैं। 76 में क्या कह रहा है। 76 में ये कह रहा है कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदू, है ना, छूत किसी और बोली का ना मेल है ना पेट, ये पट, है ना। हो गया 70 अव्वल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छठ जो हो गया जाके के क्या माने, है ना। तो छठ के यहाँ पे क्या माने दिया हुआ है। तो यहाँ पे छठ के माने जो होता है ना, बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल। कुछ अल्फाज माने रहता है तो उसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई चीज़ बताने का रहता नहीं है। हाँ लेकिन डिफरेंट रहता है तो जब वहाँ पे जेर जबर पेश आर कराएगा तो वहाँ पे कर ही दिया जाता है। 77 में कि जब किसी मसावत की वजह से एक चीज़ दूसरे चीज़ के मिसाब बताया जाता है तो उसको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है। तो उसको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है, तस्बिया कहा जाता है ना। क्या, तस्बिया कहा जाता है। चलिए आगे चल लेते हैं यहाँ पे। और कई बार मैं इसको बता भी दिया हूँ, तस्बिया को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इस्तिआरा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बतावे। यहाँ पे इंग्लिश में हम लिख भी देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये दोनों को, तीनों को, इस तीनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दे, है ना, कमेंट में। चलिए 78 का देख लेते हैं। 78 में क्या कह रहा है कि आपका हो गया जाके नसरी या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहा जाता है। देखिए जानबूझकर अनजान बनने को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तजाहिल अरफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तजाहिल अरफा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ये जो है बीपीएससी जो है जब जानबूझकर अनजान बन रहा है तो यहाँ पे तजाजिल अरफा होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी क्या किया है यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी मान लिया। बीपीएससी क्या किया, इसको बी को माना, इसको बी को माना। लेकिन जबकि जहाँ पे जानबूझकर अनजान बनने की बात आती है तो वहाँ पे तजाहिल आरफा के जिक्र किया जाता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। बहुत क्वेश्चन ऐसा है कि अब तो मेरे तो लगता है क्या कि देखना पड़ेगा फिर से कि आपने अब तक मैंने
जितना ये करवाया है तो उसको हम जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद जाके उसको जो है फिर से मैं जो मतलब कि अब जो अपना जो मतलब कि 12-13 क्लास होने के बाद जो लेके आऊंगा, तो वहां पे मैं सारे को क्लियर करते हुए लिख लूंगा। ठीक है, कि हाँ आपको इसको किस मान के चलना है। चलिए 69 नंबर का देखें यहाँ पे तो चोरी और उसका कफ़ार में कफ़ार के माने क्या है? तो कफ़ार के मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कफ़ार के माने क्या हो जाएगा? आपका कितना था? 89। कफ़ार के मतलब क्या होता है? काफ़िर होना। कफ़ार का मतलब काफ़िर होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। शेर में किसी तारीखी वाक़ये या किस्सा कहानी की तरफ इशारा जब किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पे किस्सा कहानी की जब बात होती है तो ये तो ठीक है। बीपीएससी ने भी इसमें से कोई नहीं माना, ठीक है ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा। और यानी कि आखिर किसको कहा जाता है? तो ये जो आपको कहा जाएगा, तो ये कहा जाता है तलमी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तलमी को कहा जाता है। अ, तलमी, तलमी को कहा जाता है ये, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 81 नंबर में, 81 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कि खिताब क्या है? खिताब क्या है? तो खिताब यहाँ पे इसम मौसूल मफूल, तो मफूल तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे बात हो रहा है इसम मारफा इसम नकरा का, लेकिन बीपीएससी का क्या है कि ऑप्शन नंबर सी माना है, इसम नकरा को माना है। अब मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोग इसम मारफा की किस्में जब पढ़ते हैं, इसम मारफा की 6 किस्में जिसमें से एक खिताब भी आता है, हाँ? खिताब आता है, तो खिताब जब आता है इसमें मारफा की किस्म है तो उसमें चला जाएगा ना। हम्म? जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी सी माना है इसको। तो ऐसा ढेर ही क्वेश्चन है। अभी हम मतलब कि देखा गया इतना मतलब कि क्वेश्चन सब जो है जिसका कोई ये नहीं, पता नहीं क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं और उसको ये करते हैं। चलिए अब यहाँ से जो आप लोगों का दो गो मुसन्निफ का छोटा सा है, देख लेते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी है, जो बीपीएससी ने ये माना है और जबकि ये होना चाहिए, तो वो सारे कंटेंट को मैं सेपरेट वीडियो करके वहाँ पे उस पे लिख ही दूंगा, सेपरेट वीडियो कंफ्यूजन सवाल, है ना? जहाँ जहाँ पे बीपीएससी गड़बड़ किया है। अच्छा हो सकता है कि मतलब कि उसको छानबीन एक बार कर लेंगे, देख लेंगे, हो सकता है कि हमसे ही मिस हो रहा है ना? तो हम अपने आप को भी देख लेंगे और उसके बाद फिर उसको भी देख लेंगे। देखने के बाद जाके उस सबको क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दियाशंकर नसीम के बारे में बात हो रहा था। दियाशंकर नसीम का पूरा नाम है दियाशंकर कोल। क्या नाम है? दियाशंकर कोल। इसकी पैदाइश जो हुआ था लखनऊ में 1811 में हुआ था, और उसके बाद जाके जो वफात जो है लखनऊ में ही हुआ 1845 में। रिश्तेदार में बात करें तो वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कौल। उस्ताद आतिश लखनवी थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा से असनाफ के बारे में। मसनवी गुलजार नसीम, ये आपका हो गया असनाफ के अंदर में देखा जाए तो मसनवी गुलजार नसीम यही इसी का है। उसके बाद बकाओ अ, बकावली, ये भी आपका बकावली, वो भी आप प्रेमचंद का ही है, ये दिया शंकर नसीम का ही है। उसके बाद जाके आप देखें यहाँ पे दिया शंकर नसीम, है ना? उसके बाद है कि और जैनुल मुल्क, तो जैनुल मुल्क भी जो है उसी का है ना। जैनुल मुल्क मुल्क इस मसनवी के किरदार है, यानी कि बकाओ, बकावली और जैनुल मुल्क मुल्क जो है वो किस मसनवी के किरदार है? तो गुलजार नसीम के क्या है? किरदार है। हकायत नसीहत गर्मी, है ना? मुर्ग, असीरो, नाफहिमी, सयाद की इस मसनवी के सुर्खी है। ठीक है, यह मसनवी उर्दू के मारूफ मसनवी है, जिसमें जिसमें किसके ऊपर बात किया गया? मजहब इक्स का जिक्र किया गया, का नसरी हिस्सा मंजूम हुआ है। ठीक है, गुलजार नसीम दियाशंकर नसीम की सबसे मशहूर मसनवी है। यानी कि पूछा जा सकता है कि दियाशंकर नसीम की सबसे मशहूर मसनवी का क्या नाम है? तो गुलजार नसीम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे अहम मालूमात भी है, थोड़ा सा इसको भी अहम मालूमात को भी देख लेते हैं नसीम के बारे में जो दिया हुआ है। नसीम के वालिद जो कश्मीरी पंडित खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद नसीम जब पैदा हुए थे तो
तो उस वक्त जो थे नवाब अमजद अली शाह थे, है ना। यानी कि किसके ज़माने में जो है, किस नवाब के ज़माने में जो है नसीम पैदा हुए थे, तो ये था अमजद अली शाह के ज़माने में। दयाशंकर नसीम दयाशंकर नसीम शागिर्द किसके, आतिश के हैं, लेकिन उनका रंग सुखन नासिक से है। किसका से है? नासिक से है, नासिक से मिलता है। यहाँ पे बात हो क्या, दयाशंकर नसीम का ताल्लुक दबस्थान लखनऊ से है, से था। किससे था? दबस्थान लखनऊ से था। दयाशंकर नसीम ने अमजद अली शाह के ओहदे में होश संभाला था। तो वही बात आके जो ऊपर में बात कहा गया था। अब आगे यहाँ पे साहिर लुधियानी के बारे में। तो साहिर लुधियानी का असल नाम क्या है? चौधरी अब्दुल हैया। क्या नाम है? चौधरी अब्दुल हैया। उसके बाद ये जो 1921 में पैदा हुए थे, 1980 में वफात कर गए थे। वालिदा का नाम क्या था? सरदार बेगम था। क्या नाम था? सरदार बेगम। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो असनाब के बारे में। तो शाहिर के जो आपका हो गया ये हो गया जाके शाहिर लुधियानी की जो है गैतों का आखिरी जो है, ये गीतों का आखिरी मजमुआ जो है गाता जाए बंजारा। क्या नाम है? शाहिर लुधियानी के जो है गीतों का आखिरी मजमुआ क्या है? गाता जाए बंजारा। तसनीफियात जो है क्या है? अ, तलखिया। उसके बाद जाके परछाइयाँ। क्या? परछाइयाँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अहम मालूमात में ये देखिए, शाहिर लुधियानी तरक्की पसंद शायर भी थे और शहर बुनियादी तौर पर सनफ नज्म के शायर हैं। तो ये जो इसका जो बुनियादी तौर पे ये किस किस सनफ के शायर है, तो नज्म के है। शायर की जो है कि मादरी जबान जो है पंजाबी थी। कि कैसी थी? पंजाबी थी। शायर ने 1937 में मैट्रिक पास किया था और शायर रिसाला अदब लतीफ़ के मदीर थे। ठीक है, तो आपका यहाँ तक आपका 2 गो टॉपिक जो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे आई थिंक इतना मालूमात इसके लिए काफ़ी था, जो यहाँ पे लिया गया। और जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे लेते रहेंगे, कोई इसकी बात नहीं है। तो वैसे आज तबीयत ठीक भी नहीं था, फिर भी कोशिश करके मैं यहाँ पे ले पाया हूँ। आप लोग देखे होंगे कि 1-2 पार्ट में बँट के आया, ब्रेकअप होके क्लास आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं बनाते-बनाते छोड़ दिया था। ठीक है? फिर जाके बीच में फिर थोड़ा-सा जो है इसमें तबीयत ठीक है नहीं, जिसकी वजह से मैं क्लास वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ और आप तक जो है पहुँचा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है? आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द मैं सेहत याफ्ता हो जाऊँ, ताकि आप लोगों को कंटिन्यू क्लास दे सकूँ। अगर ये क्लास जैसे मिस अभी हुआ है, मैंने बोला था 6 दिनों के लिए, लेकिन उसमें मिसिंग हो गया है, तो मैं जुम्मा के दिन भी कोशिश कर लूँगा कि क्लास आपको दे दूँ। ठीक है? बाकी आप लोगों के लिए, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके रख लें। मुझे उम्मीद है कि आज मतलब कि ऐसा फ़ील हो रहा है मेरे को कि आज मैं अच्छे से क्लास दे नहीं पाया, क्योंकि सेहत थोड़ा ना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से। ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।